जी हाँ, नमस्कार। तो फिर एक बार फिर आपका स्वागत है इस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में। ये 5 मार्च और 2018 का थर्ड शिफ्ट का इंग्लिश एग्ज़ाम है और इसको अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एरर इन द सेंटेंस, ग्रामेटिकल एरर वाला सवाल है सबसे पहला। इट वॉज डिफ़िकल्ट डिसाइडेड अबाउट ब्रेक अप। एक्चुअली इसमें ज़रा सा आप गौर कीजिए। सेकंड पार्ट जो है ये जो है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है एक्चुअली। डिफ़िकल्ट डिसाइडेड, एक्चुअली इसका जो सही वर्जन जो होगा, सही जो इसका यूसेज होगा वो होगा डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। इस तरीके से डिफ़िकल्ट टू और डिसाइड, ई डी नहीं होगा, ठीक है। या तो डिसाइडेड विद डिफ़िकल्टी, डिसाइडेड विद डिफ़िकल्टी भी नहीं होगा एक्चुअली। इसका जो असली जो ठीक ठाक जो इसका यूसेज होगा या ठीक ठाक जो इसका वर्जन होगा वो वही होगा कि इट वाज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड अबाउट ब्रेकअप। ब्रेकअप के बारे में डिसाइड करना मुश्किल था। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स। एक बार दोबारा। इन जून 2017 एन एनोडाइन फुटनोट, एनोडाइन का मतलब होता है दर्दनाशक, ठीक है। और फुटनोट आपने देखा होगा किताबों के नीचे कभी कभी फुटनोट्स बने रहते हैं, इस तरह से स्टार लगाया हुआ या कुछ ऐसा ही। किताब का ये बॉटम है, वहाँ पे कुछ फुटनोट्स होते हैं इस तरह से, फुटनोट 1, फुटनोट 2, इसीलिए उनको फुटनोट बोलते हैं क्योंकि वो पेज के बॉटम में होती हैं वो लाइनें कुछ। तो एन एनोडाइन फुटनोट टू द बैंक ऑफ बड़ौदा BOB's क्वार्टर रिजल्ट्स मेंशन्ड a fine levied by South African Reserve Bank SARB headquartered in Pretoria। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में कुछ फाइनेंशियल वो हुआ था, कुछ घपला टाइप का, तो उसके बारे में कुछ ये रिपोर्ट थी। और ये एक्चुअली ये रिपोर्ट छपी थी हिंदुस्तान टाइम्स में। तो मैंने जो एग्जैक्ट जो आर्टिकल था वहाँ से मैंने ये लाइन कॉपी कर ली। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट्स जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, जैसे आपके होता है ना मंथली टेस्ट, मंथली या बाई वीकली, ठीक है, या ईयरली, इसी तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं। जैसे हमारे RBI की आजकल क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं उसकी, और फिर क्वार्टरली मीटिंग्स के बाद कुछ रेट्स जो होते हैं, बैंक रेट्स और ये सब रेट्स, उनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो इसका जो इसमें ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली, क्वार्टर के बाद अगर ली लगा होता तो सब कुछ सही हो जाता, यानी कि पहले पार्ट में गलती थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी द फर्स्ट वन। पहले वाले में ग्रामेटिकल गलती थी, क्वार्टर ली होना चाहिए था क्वार्टर की जगह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिल द ब्लैंक। आई एम awful for picking vegetables at, of picking vegetables as picking vegetables। एक्चुअली इसमें इसका सही आंसर होगा एट। आई एम awful at picking vegetables। एक्चुअली awful का मतलब होता है बैड, बुरा, ठीक है, या बेढंगा। मतलब awful जो है वो नेगेटिव वाइब वाला शब्द है, नकारात्मक शब्द है। तो आई एम awful, आई एम बैड एट पिकिंग वेजिटेबल्स, यानी कि मैं सब्ज़ियाँ पिक करना, पिक मतलब सब्ज़ियाँ तोड़ना, जैसे फूल को बोलते हैं ना पिकिंग अप द फ्लावर, तो पिकिंग का मतलब होता है तोड़ना। तो सब्ज़ियाँ तोड़ने में आई एम awful, आई एम नॉट गुड एट दिस, राइट। अच्छा, एट जब आप किसी काम में अच्छे या बुरे होते हैं तो उसके लिए एट का इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम गुड एट स्विमिंग, ठीक है, या आई एम नॉट गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से। या आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, उसके लिए भी एट का इस्तेमाल होता है, इन का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी में इसके लिए इन मैथमेटिक्स नहीं होता, ये एट मैथमेटिक्स होता है। आई एम गुड एट दैट, और आई एम बैड एट दैट, या somebody इज़ गुड एट समथिंग, somebody इज़ बैड एट समथिंग, somebody इज़ नॉट एज गुड एज somebody else एट समथिंग, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डिमांड ऑफ सेल्फ एस्टीम इज़ दैट नेवर स्टैंड abetting for what you have the power to earn, abetting, begging, caging and daring। abetting का मतलब होता है उकसाना या किसी चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर देना। जैसे कि abetting, जैसे एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, abetment of murder, यानी कि मर्डर कोई किया और उसमें एक तो मर्डर करने वाला था और दूसरा जो था उसका क्राइम ये था कि उसने abetment of murder किया, यानी कि मर्डर के लिए उकसाया मर्डर करने वाले को।
तो अबेटमेंट जो है वो भी, अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना या किसी चीज़ में किसी चीज़ को पुश करना, ठीक है, पुश करना या मूव करना। या जैसे पिछले एग्ज़ाम में हमने एक बार देखा था एक्चुएट एक वर्ड होता है, तो एक्चुएट करना किसी चीज़ को, दैट इज़ ऑल अबैटिंग। तो द डिमांड ऑफ सेल्फ एस्टीम इज़ नेवर स्टैंड अबैटिंग फॉर व्हाट? सेल्फ एस्टीम यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, स्वाभिमान। तो स्वाभिमान की डिमांड ये है कि आप नेवर कभी स्टैंड ना करें उकसाते हुए फॉर व्हाट यू हैव पावर टू अर्न, जो कि आप खुद कमा सकते हैं। एक्चुअली इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैगिंग। नेवर स्टैंड बैगिंग फॉर व्हाट यू हैव पावर टू अर्न, यानी कि जो चीज़ें तुम खुद हासिल कर सकते हो उसके लिए तुम्हें बैग करने की ज़रूरत नहीं। बैगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, उसके लिए भीख मत मांगो, ठीक है, क्योंकि भीख मांगना जो है ये स्वाभिमान का यानी सेल्फ एस्टीम का तकाजा नहीं है। और केजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पिंजड़े में बंद कर देना, और डेयरिंग का मतलब होता है साहस करना, या साहसी आदमी को भी डेयरिंग बोलते हैं कि ही इज़ अ वेरी डेयरिंग गाय, राइट। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 104, हाँ 105, माफ़ कीजिएगा, हाँ यस 105, 105। इसमें आपको बताना है समानार्थी शब्द इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है एक्चुअली नकल करना। जैसे आपने देखे होंगे स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह जो नकल करते हैं बड़े बड़े स्टार्स की, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड इमिटेशन, ठीक है। ई को हटा के आई ओ एन अगर लगा दूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा इमिटेशन, द एक्ट ऑफ इमिटेटिंग, यानी कि इमिटेट करने के बाद करने के जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं इमिटेशन। अच्छा, रिवर्स का मतलब होता है उलटना, उल्टा कर देना किसी चीज़ को, जैसे रिवर्स गियर, ठीक है, या रिवर्स स्विंग, क्रिकेट में रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एप का मतलब भी वही होता है, नकल करना। एप, एप का मतलब लंगूर भी होता है, लंगूर जो जानवर होता है, या ये जानवर प्राइमेट्स की जो हमारे जो पूर्वज हैं बंदर, उनकी प्रजातियों के और भी जो सारे जानवर हैं वो सब उनको एप बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्लैश का मतलब होता है टकराना या लड़ाई। और रिपल्स का मतलब भी वही होता है, रिपल्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिपेल कर देना, किसी चीज़ को मतलब दूर भगाना खुद से, रिपल्स, ठीक है। रिपल जो है वो रेपेल से बना है। जैसे जैसे मैग्नेट, मैग्नेट के दो वो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ठीक है, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो नॉर्थ वाला पोल अगर किसी मैग्नेट, किसी दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके जाया जाए तो वो आपस में क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। मान लीजिए ये भी एन है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, कभी टच नहीं होंगे, ठीक है। और अपोजिट जो वो होते हैं, अगर एस को मैं इधर ले जाता तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो रिपल्स जो है वो रेपेल से ही बना है। रिपल्शन, रिपल्शन जो है वो रेपल्स, किसी चीज़ को करने का जो पूरा काम है उसको बोलते हैं रिपल्शन। चलिए आगे चलते हैं। 106, इनकम्बेंट। अच्छा, इनकम्बेंट का मतलब, इनकम्बेंट के एक तो दो मतलब होते हैं। जैसे आपने इलेक्शन के टाइम में काफ़ी बार सुना होगा कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई जी, एंटी इनकम्बेंसी। तो उस सिलसिले में इनकम्बेंट का जो मतलब होता है वो होता है पदाधिकारी जो इस वक्त पद पे है। जैसे मान लीजिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री या हमारे देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, वो अभी इनकम्बेंट हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे अगर एंटी इनकम्बेंसी की बातें होती हैं तो इसका मतलब ये है कि अब जो पब्लिक जो मूड है वो ये है कि अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है, या पब्लिक मूड जो है वो लार्जली अगेंस्ट हो गया उनके। ऐसा इलेक्शंस में सुनने को मिलता है कई बार, एंटी इनकम्बेंसी खासतौर पर। तो एंटी इनकम्बेंसी मतलब इनकम्बेंसी का उल्टा। लेकिन इस सवाल में इनकम्बेंट का मतलब होता है नेसेसरी, नेसेसरी या ज़रूरी, ठीक है। और इसका चूँकि हमें समानार्थी बताना तो रिक्वायर्ड का मतलब भी वही होता है, नेसेसरी। चॉइस का मतलब होता है चॉइस का मतलब, चॉइस का मतलब चॉइस, आप तो जानते ही हैं इसको, ठीक है। चुनाव, बहुत सारे चुनाव में से आपको एक चीज़ जो चुननी होती है उसको बोलते हैं चॉइस, आपकी रुचि, आपका चुनाव। रिडंडेंट का मतलब होता है गैर ज़रूरी, अननेसेसरी, यानी इसका ठीक उल्टा, ठीक है। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना। तो बहरहाल सही जो आंसर होगा वो होगा रिक्वायर्ड। 107वें की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव्स, इसमें अपोजिट वाला आपको ढूंढना है। अच्छा, इनेप्ट का मतलब होता है, इनेप्ट जो है वो एप्ट का उल्टा है एक्चुअली। एक्चुअली माफ़ कीजिएगा, मुझे आई एम नॉट श्योर कि वेदर एप्ट का उल्टा है कि नहीं, लेकिन इनेप्ट का जो मतलब होता है वो होता है अकुशल, यानी कि जिसके अंदर काबिलियत ना हो, जो थोड़ा बेढंगा टाइप का आदमी हो, ठीक है। अच्छा, क्लमजी का मतलब भी वही होता है, अकुशल।
आर्टलेस का मतलब भी जिसके पास कोई आर्ट ना हो, अकुशल। इन एडेप्ट का मतलब भी अकुशल होता है। हाँ, इन एडेप्ट की मैं बात कर रहा था। इन एडेप्ट जो है वो एडेप्ट का उल्टा है। एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या कुशल, और इन एडेप्ट का मतलब होता है अकुशल। ठीक है। स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब होता है दक्षतापूर्ण, जिसके पास कोई दक्षता हो, जिसके पास कोई स्किल हो, यानी कुशल आदमी। स्किलफुल का मतलब जिसके पास कोई स्किल हो। स्किल मतलब कौशल। ठीक है। हैंड राइटिंग, प्लीज़ एक्सक्यूज़ द हैंड राइटिंग। तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका स्किलफुल, क्योंकि हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना था। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ये तीनों आंसर्स नहीं होंगे। 108 की तरफ चलते हैं। 108 में भी आपको अपोजिट वर्ड बताना। अच्छा, मीक का मतलब होता है विनम्र, यानी कि पोलाइट। ठीक है। अब क्वाइट का मतलब शांत। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव टाइप की ट्रेट हो गई। ट्रेट यानी गुण, TRAIT। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं ये सिनोनिम और एंटोनिम वाले, अपोजिट वाले और सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स के, इसमें आपको जैसे मैं बताता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो हिसाब किताब है ना, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ह्यूमन ट्रेट्स यानी मानवीय गुणों के ऊपर आधारित होते हैं। तो मीक आदमी विनम्र हो सकता है, विनम्र होना पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। ठीक है। क्वाइट शांत, वो भी एक अच्छी बात है, शांत होना चाहिए आदमी को। मॉडरेट का मतलब भी शांति होता है। असर्टिव का मतलब जो है वो होता है कि जो अपनी बात को मजबूती से रखता हो, फोर्सिबली जो अपनी बात को रखता हो उसको बोलते हैं असर्टिव। तो असर्टिव जो है ये थोड़ा सा मीक का उल्टा है, क्योंकि विनम्र आदमी अपनी बात को फोर्सफुली नहीं रखता, उसको अगर अपनी बात रखनी भी होती है तो शांतिपूर्वक रखता है। हम्बल का मतलब भी वही होता है, विनम्र। ठीक है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा असर्टिव। असर्टिव जो है वो एसर्ट से बना है एक्चुअली। एसर्ट का मतलब होता है अपनी बात को फोर्सफुली रखना, फोर्सफुली पुटिंग योर पॉइंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं 109 की तरफ। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं क्यू आप से। सम मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स होल्ड दैट biological evolution has shaped not only human morphology but also human behavior. Actually this sentence is correct. यानी कुछ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञानी। ठीक है, मानव शास्त्री। मानव शास्त्र का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी, ISTS, यानी एंथ्रोपोलॉजी को प्रैक्टिस करने वाले, और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। तो कुछ मॉडर्न यानी आधुनिक मानव विज्ञानी होल्ड दैट का मतलब होता है, होल्ड का मतलब तो पकड़ना भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में होल्ड का मतलब होता है उनका ये मानना है कि नॉट ओनली ह्यूमन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी इज़ अबाउट एक्चुअली स्टडी ऑफ फॉर्म्स। मॉर्फ का मतलब एक्चुअली, मॉर्फ जो वर्ड है उससे बना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब भी वही होता है जो जो फॉर्म का मतलब होता है, रूप। और मॉर्फोलॉजी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे कि जैसे एक वर्ड बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, मॉर्फ्ड। मॉर्फ्ड यानी कि जो तस्वीरें जिनको नकली तरीके से कुछ तस्वीरों को बना दिया जाता है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, उनको बोलते हैं मॉर्फ्ड पिक्चर्स। ठीक है। तो ऐसे ही मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द फॉर्म्स, आकृतियों का अध्ययन। ठीक है। तो उनका मानना है कि न केवल ह्यूमन मॉर्फोलॉजी बट ऑल्सो ह्यूमन बिहेवियर, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ने न सिर्फ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी को बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को भी, यानी मानवीय व्यवहार को भी शेप किया है। शेप किया है यानी उसको एक वो दी है, उसको आकार दिया है, मतलब। ठीक है, उसके उसमें योगदान दिया है। ठीक है। तो हाँ, अच्छा, एक और चीज़ इसमें अगर आप ज़रा सा ध्यान करें, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत ज़बरदस्त। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन हो गया, या दो येट, THOUGH, येट। हालांकि ऐसा हुआ फिर भी अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है। ऐसे ही आपका होता है हार्डली व्हेन, माफ़ कीजिए, हार्डली व्हेन होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एक्चुअली, सॉरी। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर आप कहीं पे ऐसा देखते हैं लिखा हुआ नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो आपकी घंटी वहीं पर बज जानी चाहिए। नॉट ओनली आर में था और बट ऑल्सो पी में था, तो RP वाला कोई ऑप्शन है यहाँ पे? यही अकेला ऑप्शन है जिसमें RP है। तो इस तरीके से भी इस पर आप थोड़ा सा वो कर सकते थे अगर आप कन्फ्यूज़न होता तो।
110 की तरफ चलते हैं। सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एक्टिव पैसिव वॉइस, या राम लव्स सीता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है एक सेंटेंस है कि राम सीता से प्यार करता है, ठीक है। तो सीता इज़ लव्ड बाय राम, ठीक है। सीता लव्ड बाय राम ये ग्रामेटिकली गलत है। वॉज लव्ड बाय, अगर यहाँ पे लव्ड होता तो पहला वाला आंसर सही होता, लेकिन चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है हम लोग तो दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। और बाकी जो दोनों ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली गलत है। 111 की तरफ चलते हैं। तो टीचर सेड मून गोज़ राउंड द अर्थ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस में जब किसी सार्वभौमिक सत्य की बात की जाती है, सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, या पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, या 2 और 2 4 होते हैं, या हिमालय या एवरेस्ट जो है वो हिमालय में स्थित है, या नेपाल की राजधानी काठमांडू है, या इस तरह की कोई भी बात, या विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी या कप्तान हैं, या कोई भी बात मतलब इस तरह की जो सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, जो बिल्कुल सत्य है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो स्पीच का जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं तो स्पीच का जो टेंस है, स्पीच मतलब ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो बंद जो ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं स्पीच। तो स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो टीचर सेड दैट द मून गोज़ राउंड द सन, क्योंकि मून तो कल भी माफ़ कीजिएगा अराउंड द अर्थ, क्योंकि मून तो पहले भी अर्थ का चक्कर लगाता था, आगे भी लगाएगा, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 112 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज। आपको स्पेलिंग इसमें बतानी है। स्पेलिंग क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग ये बिल्कुल ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब है उत्सुकता, कीननेस, कीन माने उत्सुक, कीननेस मतलब उत्सुकता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 113 ये आपका आ गया जी पैसेज। सम विद नेचुरल वुड, नेचुरल ब्लैंक स्पेस वुड लव टू बी इन अ सीनिक व्यू एंड स्टेयर आउट द विंडो। कुछ लोग विद नेचुरल क्रिएट, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग और क्रिएट तो वैसे ही कैंसिल हो गए। क्रिएशन और क्रिएटिविटी जो है ये दोनों नाउन्स हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है सम हु हैव, यू नो, सम विद नेचुरल समथिंग। यहाँ पे बात चल रही है एक किसी गुण की, किसी टेंडेंसी की, ठीक है। तो क्रिएशन जो है वो टेंडेंसी नहीं है। क्रिएटिविटी जो है विशेषता, क्रिएटिविटी यानी कि क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता या रचनात्मकता। तो ये सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका क्रिएटिविटी। ये तीनों आंसर्स नहीं होंगे। तो जिसके सम विद नेचुरल क्रिएटिविटी वुड लव टू बी इन अ सीनिक व्यू, सीनिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सीनिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड स्टेयर आउट द विंडो। सम यानी कुछ लोग विद नेचुरल क्रिएटिविटी, जिनके अंदर नेचुरल क्रिएटिविटी है, वो एक ब्यूटीफुल व्यू में होना पसंद करेंगे और खिड़की के बाहर झांकना पसंद करेंगे। दोज नेस्टलिंग्स कुड वन डे बिकम अ ग्रेट बायोलॉजिस्ट। नेस्टलिंग्स का मतलब होता है बच्चे, वो बच्चे कुड वन डे बिकम ग्रेट बायोलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और लैंडस्केप आर्टिस्ट टू अर्न फेम। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आती हैं चीज़ें, जैसे आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया और यहाँ आपने देखा होगा कि और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और लैंडस्केप आर्टिस्ट, तो आपको समझ में आ गया कि वो जो बच्चे हैं बड़े होके किसी ना किसी दिन या तो बड़े बायोलॉजिस्ट बनेंगे, जीव विज्ञानी, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी बन सकते हैं, या लैंडस्केप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। टू अर्न फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, अर्न यानी हासिल करने के लिए, अर्जित करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा और। नॉर, बट ऑल्सो, बट इनका कोई यहाँ पे बनेगा नहीं तुक। उसके बाद सम ऑलवेज लव टू चिट चैट विद फ्रेंड्स और फैमिली। कुछ लोग हमेशा अपनी फैमिली के साथ चिट चैट करना, चिट चैट का मतलब है बातचीत, गपशप। कुछ हमेशा जो है अपनी फैमिली के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। एनकरेज देम सो दैट सो दे हैव द एबिलिटी टू नरेशन, नरेटिंग, नरेट, नरेटर, ठीक है। तो एबिलिटी टू के बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नरेट। नरेटिंग अगर यहाँ टू की जगह ऑफ होता मान लीजिए, तो एबिलिटी ऑफ नरेटिंग आ जाती,
या एबिलिटी ऑफ नरेशन भी आ सकता था। नरेटर तो खुद एक आदमी की, एक आदमी जो है वो नरेटर होता है। नरेट करने का मतलब होता है, नरेट का मतलब होता है एक्चुअली डिस्क्राइब, किसी चीज़ के बारे में बताना या किसी चीज़ की कमेंट्री करना, दैट्स कॉल्ड नरेशन। जैसे आपने देखा होगा ना कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में या फिल्मों में एक कोई व्यक्ति होता है जो नरेट करता रहता है पूरी स्टोरी, मतलब फिल्म चलती रहती है और बीच बीच में नरेशन भी चलता रहता है, तो दैट्स कॉल्ड नरेशन। किसी चीज़ की कमेंट्री करना या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते जाना, उसके बारे में एक कमेंट्री जैसी चीज़, ठीक है। तो एनकरेज दैम, उनको उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, जिससे कि उनके अंदर नरेट करने की एबिलिटी पैदा हो, ठीक है। इट इज़ अ गिफ्ट, या इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ verbal or linguistic creativity when they can tell stories, write essays and converse easily with people. This, ठीक है। तो इट इज़ अ गिफ्ट के बाद हमेशा, जैसे मान लीजिए गिफ्ट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट या गिफ्ट ऑफ, एक बड़ा फेमस जुमला होता है गिफ्ट ऑफ गैब, ये आपने सुना होगा शायद। गिफ्ट ऑफ गैब, गैब का मतलब होता है जिसको जो वाक पटुता, जो बहुत वाक पटु होता है, वाक पटु समझते हैं, मतलब जो बातें करने में जो माहिर टाइप के जो लोग होते हैं, हज़र जवाब टाइप के लोग, उनको बोलते हैं वाकपटु हिंदी में। तो ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है कि ही हैज़, मतलब कि उनके पास गिफ्ट ऑफ गैब होता है। तो वैसे ही गिफ्ट ऑफ वर्बल और लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी, ये लिंग्विस्टिक यानी कि लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, लैंग्वेज से बना हुआ है, ठीक है। और वर्बल मतलब शब्दों की, ठीक है। तो ये शब्दों की और भाषाई क्रिएटिविटी ही है, क्या गिफ्ट ही है, व्हेन दे कैन टेल स्टोरीज, जब वो कहानियाँ सुना सकते हों, राइट एसेज, निबंध लिख सकते हों, एंड कन्वर्स ईजिली विद पीपल, और लोगों के साथ आसानी से, ईजिली यानी आसानी से कन्वर्स कर सकते हो। कन्वर्स मतलब वार्तालाप करना, ठीक है। और कन्वर्स से ही बना है वर्ड आपका कन्वर्सेशन, ये आपने सुना ही होगा बहुत बार। सो दिस, आखिरी सवाल, दिस ओपनिंग ओपन, क्योंकि ये सारी जो बात चल रही है ये हमारी प्रेजेंट टेंस में ही चल रही है, एक निबंध है, निबंध जनरली प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं, तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ओपन्स। दिस ओपन्स अपॉर्चुनिटीज़ टू दैम टू बी एन ओरेटर, राइटर, पोएट, स्कॉलर और टीचर। तो ये जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ का द्वार खोल देता है उन बच्चों के लिए, जिससे कि वो ओरेटर यानी कि कहानियाँ कहने वाले, जिनका ओरेशन का मतलब भी वही होता है, जिनके पास गिफ्ट ऑफ गैब या जिनके पास एक बोलने की क्षमता होती है ना, स्पीकिंग एबिलिटी। तो ओरेटर का मतलब कहानी कहने वाले लोग या अच्छा बोलने वाले लोग, या राइटर वो बन सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक्चुअली, ये एक दरवाज़ा खोल देती हैं उनको ओरेटर, राइटर, पोइट यानी कवि, स्कॉलर यानी विद्वान, और टीचर या अध्यापक बनने का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्पीच था, ये जो आपका पैसेज था, ये एक्चुअली था इसके बारे में कि आपके जो बच्चे हैं छोटे छोटे आपके घरों में, उनके टैलेंट को बचपन में ही आप पहचानें और उनको एनकरेज करें, जिससे कि वो बड़े होकर अपने मन का काम करना चाहें, और ना सिर्फ काम करें अपने मन का, बल्कि उसमें एक्सेल भी करें, ठीक है। एक्सेल मतलब EXEL, एक्सेल का मतलब होता है, आपने वर्ड सुना होगा एक्सेलेंट। तो एक्सेलेंट का मतलब वो होता है जो आदमी किसी क्षेत्र में एक्सेल करता है, यानी कि अभूतपूर्व प्रदर्शन करता है, ठीक है, अभूतपूर्व प्रदर्शन करना। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। इसमें आपको ईडियम या फ्रेज का जो है वो बताना है मीनिंग। अच्छा, वॉक ऑफ लाइफ का मतलब होता है कार्यक्षेत्र, ठीक है। आपका जो कार्यक्षेत्र है उसको बोलते हैं वॉक ऑफ लाइफ। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का जो वॉक ऑफ लाइफ है दैट इज़ क्रिकेट, ठीक है। या जैसे आप कहें कि हमारा या मान लीजिए कि किसी का वॉक ऑफ लाइफ जो है वो टीचर हो सकता है, ठीक है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई पुलिस हो सकता है, ठीक है जी। तो दिस इज़ कॉल्ड
अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन, किसी आदमी का व्यवसाय, और पोजीशन, पोजीशन मतलब उसकी स्थिति या उसका स्थान विद इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमारी जो पहचान जो होती है, हमारा जो सामाजिक स्थान या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बनती हैं बहुत सारी चीज़ों से। उनमें से सबसे प्रमुख जो चीज़ है वो होता है हमारा पेशा। तो जनरली वॉक ऑफ लाइफ जो है वो ऑक्यूपेशन से उसका ताल्लुक होता है, आपके पेशे से, दैट्स कॉल्ड वॉक ऑफ लाइफ। और बाकी जो ऑप्शन है, वॉकिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, टहलना, चहलकदमी करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन, एन ईजी कंफर्टेबल लाइफ नॉट नेसेसरीली प्रॉस्परस, एक आसान ज़िंदगी जो ज़रूरी नहीं कि बड़ी समृद्ध हो। ठीक है, ये सब इसके मीनिंग्स नहीं होंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ये आपका कार्यक्षेत्र। 119 में फिर आपको बताना है कट टू द चेज़। कट टू द चेज़ का मतलब होता है, जैसे चेज़ का मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक लंबी दौड़ आप किसी का पीछा कर रहे हैं, तो वो पीछा उसको कट टू द चेज़, उस चेज़ को कट कर देना है हमको, उसको छोटा कर देना है। इसका एक्चुअली सही मीनिंग होता है कम टू द पॉइंट, यानी कि ये लंबी लंबी जो कहानियाँ सुना रहे हो तुम, ये सब छोड़ो, सीधे मुद्दे पे आओ, कम टू द पॉइंट, ये इसका मतलब होता है। टू रन आफ्टर समबडी, किसी के पीछे भागना, जी नहीं। टू कट आउट द इम्पोर्टेंट बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है उसको निकाल देना, ये भी नहीं है। टू टेक अ शॉर्टकट, ये भी इसका मानी नहीं है। 120 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको बताना है शब्द समूह के लिए एक शब्द, हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप। आउटलुक और स्कोप का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण, ठीक है, या नज़रिया। ठीक है, तो एक बड़ा ही लिमिटेड यानी कि संकीर्ण, लिमिटेड और नैरो जो हैं ये दोनों एक ही जैसे शब्द हैं। संकीर्ण या सीमित, लिमिटेड मतलब सीमित, एक संकीर्ण या सीमित नज़रिया रखने वाला व्यक्ति या नज़रिया रखना, ऐसे नज़रिए को क्या कहेंगे, तो इसको बोलते हैं परोकियल एक्चुअली। इंडल्जेंट का मतलब होता है दयालु। इंडल्जेंट का मतलब दयालु भी होता है और आसक्त भी होता है। आसक्त यानी किसी चीज़ में लिप्त, ठीक है, और दयालु मतलब दयालु मतलब काइंड। आसक्त का मतलब होता है, ये इंडल्जेंस से बना है एक्चुअली। इंडल्जेंट का मतलब जो है ये बना है इंडल्जेंस से। इंडल्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में इंडल्ज करना। इंडल्ज करने का मतलब होता है किसी चीज़ में रमे रहना। वो बुरी आदतें भी हो सकती हैं, अच्छी आदतें भी हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को किताबें पढ़ने का शौक़ हो तो वो वहाँ पे इंटेलिजेंट है, किसी को जुआ खेलने का शौक़ भी हो सकता है, वो नेगेटिव। तो ये जो शब्द है इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। परोकियल का मतलब होता है ये वाला नैरो, और आपका लिमिटेड, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, इगोटिस्टिकल का मतलब होता है अहंकारी, ईगो से बना है यह शब्द, अहंकारी, एरोगेंट। और लिबरल का मतलब होता है उदार, या कहें कि दरिया दिल टाइप का आदमी जो मदद करता हो लोगों की आगे बढ़ बढ़ के। तो सही जो वर्ड होगा वो होगा परोकियल 120 के लिए। 121 की तरफ चलते हैं। वेल चूजन और सूटेड टू द सर्कमस्टांसेस, यानी कि सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियों के अनुकूल। वेल चूजन और सूटेड, बिल्कुल परिस्थितियों के मुफीद जिसको कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है फेलिसिटस। फेलिसिटस का मतलब होता है अपॉर्चून। और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। फेलिसिटी, फेलिसिटी का पिछले किसी टेस्ट में हमने देखा था। फेलिसिटी का मतलब होता है अद्भुत आनंद की अनुभूति जो होती है, दैट्स कॉल्ड फेलिसिटी। अद्भुत आनंद यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति, परमानंद, दैट्स कॉल्ड फेलिसिटी। अच्छा, बायस का मतलब होता है झुकाव। बायस का मतलब होता है झुकाव, माफ़ कीजिएगा। और डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, और एस्पेरिटी का मतलब होता है, एस्पेरिटी का मतलब इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। तो वेल चूजन और सूटेड टू द सर्कमस्टांसेस मतलब फेलिसिटस। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन इसके लिए नहीं होंगे। जी हाँ, तो ये जो है जैसे मैं बता रहा था आपको, फेलिसिटस का मतलब होता है स्पॉट ऑन। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन मतलब बिल्कुल परफेक्ट किसी मौके के लिए। और डिस्पैरिटी जो मैंने बताया आपको, इनइक्वालिटी, इसके एग्जांपल हैं जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ठीक है, जी हाँ, एस्पेरिटी का जो मतलब है वो ये होता है तीक्ष्णता, तीखापन। एक्विटी
और शार्पनेस, एक्विटी जो है वो एक्यूट से बना है। एक्यूट मतलब तीखा या शार्प, ठीक है ना, तीक्ष्ण, हिंदी में कहें तो तीक्ष्ण। और एक्विटी एक्यूट से बना है, तो एक्यूट एंगल भी जो होता है, एक्यूट एंगल हमने ये शायद पहले डिस्कस किया भी है एक बार। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटा कोण, ठीक है। और एक्यूट जब किसी का बड़ा तीखा पेन, बहुत ज़बरदस्त पेन कहीं होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट पेन, ठीक है। और किसी की मान लीजिए तेज़ बुद्धि है, थोड़ा तेज़ टाइप का आदमी है कोई, तो उसके लिए वो हम यूज़ कर सकते हैं एक्यूट विटेड। विट का मतलब होता है बुद्धि, एक्यूट विटेड पर्सन, ठीक है। आगे चलते हैं। 122 122 में हमको बताना है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। आई अंडरस्टूड दैट वी इज़ इन्फ्लुएंस बाई वॉट वी सी वॉट वी हियर। एक्चुअली वी के साथ इस तो आएगा नहीं कभी, वी के साथ आर आएगा या तो, ठीक है, या तो वर आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे आर वाला या वर वाला, ये आर वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे आर जो है ये सही हो गया आंसर इसका। वॉज इन्फ्लुएंस वो तब हो सकता था जब वी की जगह कोई सिंगल नंबर वाला, सिंगुलर नंबर वाला कोई शब्द होता, मैं होता, वी की जगह सिर्फ मैं होता, या सिर्फ कोई एक आदमी होता। ये ग्रामेटिकली गलत है और ये भी गलत है। 123 की तरफ चलते हैं। 123 में आपको बताना है कि टनल्स इज़ बिल्ट। अब दोबारा देखिए, टनल्स जो है ये बहुवचन है, इज़ बिल्ट तो हो नहीं सकता, या तो आर बिल्ट होगा या तो वर बिल्ट होगा, ठीक है। तो वर बिल्ट ऑप्शन यहाँ पे है मौजूद मेरे ख्याल से। मतलब चूँकि आपको टाइम बचाना होता है ना, आप फटाफट जैसे ही आपका कुछ स्ट्राइक करता है आपके दिमाग में, तो आप सीधा ऑप्शंस पे जाइए। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको, आप गलतियाँ ना करें, गलतियों से भी सीखें आप। तो मैं इसीलिए एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ, या मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। लेकिन आपको हर बार वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने देखा टनल्स इज़ बिल्ट, यहीं पे सब कुछ गलत है, क्योंकि टनल्स जो है वो प्लूरल नंबर का वर्ड है, और इस जो है वो इसके साथ यूज़ नहीं हो सकता। टनल्स आर या तो यूज़ होगा या तो वर यूज़ होगा, ठीक है। तो आपने फट से देखा, आपको पता चल गया वर बिल्ट ऑप्शन है, आपने लगा दिया, आप आगे बढ़ गए, आपने अपना टाइम बचाया। लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ आपको। टनल्स वर बिल्ट टू कनेक्ट हाउसेस। टनल्स का यानी सुरंगों का निर्माण, टनल का मतलब होता है सुरंग, ठीक है, सुरंगें। सुरंगों का निर्माण जो है, सुरंगें बनाई जाती थी टू कनेक्ट हाउसेस, हाउसेस को कनेक्ट करने के लिए, मकानों को जोड़ने के लिए, एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और पूजा के स्थानों को जोड़ने के लिए। वेयर एज जबकि इनोवेटिव ट्रिक डोर्स, इनोवेटिव मतलब स्मार्ट टाइप के, इनोवेशन का मतलब होता है उद्यम, उद्यम नहीं, माफ़ कीजिएगा, किसी चीज़ को इनोवेट करना, किसी चीज़ का आविष्कार करना एक तरीके से। तो इनोवेटिव ट्रिक डोर्स का, जबकि इनोवेटिव ट्रिक डोर्स यानी चोर दरवाजे जो होते थे, वर अटैच्ड टू द अंडरग्राउंड सिटीज़, वो अंडरग्राउंड सिटीज़ के साथ अटैच किए जाते थे, उनके साथ जोड़े जाया करते थे। पुराने ज़माने की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। 124 मैं दोबारा से वो देख लेते हैं। अच्छा, आई बिलोंग टू इंडियन, और उसके बाद पहला वाला देख लेते हैं, ACB, इंडियन फेयर कंसेशन, आई हैव अ फेयर। इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग में चला होगा कि फेयर कंसेशन वाला FC तो समझ में आ रहा है, लेकिन L क्या है। तो L से आपका सीधा दिमाग गया यहाँ पे, लीव फेयर कंसेशन, यानी कि BA। बी के तुरंत बाद A आएगा, ठीक है। बी के तुरंत बाद A कहाँ पे आता है, सिर्फ यहाँ पे आता है, चौथे में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, BAC को। I belong to Indian banking family and thanks to the Leave Fair Concession LFC, I have a fair share of traveling experience, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस, यानी कि मेरा ताल्लुक़ एक इंडियन बैंकिंग फैमिली से है, और भला हो LFC का यानी लीव फेयर कंसेशन का, कि मैं अच्छा खासा यात्रा का अनुभव पा लेता हूँ या पा चुका हूँ। आई हैव अ फेयर शेयर ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग यानी यात्रा, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। और लीव फेयर कंसेशन, ये सब चीज़ें एक्चुअली जब आप गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो उनको साल में 1 या 2 बार की यात्रा के लिए उनको दिया जाता है ये लीव फेयर कंसेशन या लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC। ये एक भत्ता होता है साल का, ठीक है, जिसमें आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं किसी जगह पे घूमने, सरकारी खर्चे पे। 125 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स गिवन आउट ऑफ विच वन इज़ करेक्टली स्पेल्ड। स्पेलिंग आपको सही बतानी है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। आसवन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले गर्म आंच पे गर्म करना, और फिर उसके बाद उससे जो भाप, उसकी जो भाप है, उस भाप को ठंडा करके उस भाप को कलेक्ट कर लेना।
और डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये शराब बनाने में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो शराब बनाने वाली जो जगह होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलरीज़, उनको हम डिस्टिलरी बोलते हैं। स्पेलिंग के बारे में आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ये शायद हो सकता है गलत स्पेलिंग हो, लेकिन शराब खाने जो होते हैं, जहाँ शराब के जो कारखाने होते हैं, शराब जहाँ बनती है उसको बोलते हैं डिस्टिलरीज़। वो डिस्टिलेशन से ही बना है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह बने रहिए और चैनल को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हमें इसी तरह से इनकरेज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।